हम आज के सेशन में सीखेंगे क्या क्या चीज़ें होंगी जो हम लर्न करेंगे। द फर्स्ट वन इज़ इंट्रोडक्शन टू ABA। हम कॉमन एक बात करें तो हमारे जहन में ये आता है कि जो एजुकेशनल सेटअप है उसका मकसद सिर्फ पढ़ाना है, लर्निंग है। आप लर्निंग प्रोसेस में तब तक इफेक्टिवली इन्वॉल्व नहीं हो सकते जब तक कि आपका बिहेवियर जो है वो अप्रोप्रिएट नहीं होगा। सो देन इज़ बिजनेस मैनेजमेंट, राइट। सो बिज़नेस भी जो है अब इसमें जो HR डिपार्टमेंट्स काम कर रहे हैं, सो HR डिपार्टमेंट्स की ट्रेनिंग्स जहाँ जहाँ पे भी होती हैं उसमें एक बहुत जो है बेसिक कंपोनेंट जो है वो बिहेवियर मॉडिफिकेशंस के ऊपर या बिहेवियर चैलेंजेस जो भी आते हैं कंपनीज़ को, उनके ऊपर जो है वो काम किए जाने लगे हैं। जब हम क्राइम की बात करते हैं तो हमारे जहन में सिर्फ यही आता है खुदा न खास्ता किसी ने किसी का मर्डर कर दिया तो वही क्राइम हो सकता है। क्राइम की बहुत छोटी छोटी सी फॉर्म्स भी होती हैं जो कि इनिशियल स्टेजेस पे स्टार्ट होती हैं, यानी झूठ से हम आमतौर पे कहते हैं कि झूठ बोलने से शुरू होती हैं सारी चीज़ें, और फिर छोटी छोटी चोरी करना। और ये ज़रूरी नहीं है कि वो जो जिनके ऊपर हम टैग लगा देते हैं कि ये लोग क्रिमिनल्स हैं वही क्राइम में इन्वॉल्व होते हैं। देन हेल्थ एंड फिटनेस, चिल्ड्रन विद ऑटिज़म, चिल्ड्रन डिसेबिलिटीज़ के हवाले से जो है वो स्पेशली एंड स्पेसिफिकली विद ऑटिज़म, यानी जहाँ पे भी आपको बिहेवियर्स के साथ काम करना पड़ेगा वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। कोई भी एक बिहेवियर जो कि बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी में आपको नज़र आ रहा हो और अनवांटेड बिहेवियर हो, आप उसको रिडक्शन के लिए आप ये स्ट्रेटजी यूज़ कर सकते हैं। देन पॉजिटिव बिहेवियर सपोर्ट। अच्छा, इसका फ़ायदा क्या होता है? इसका फ़ायदा ये होता है कि जब आप उसको रीज़न और लॉजिक के साथ चीज़ें बताते हैं तो वो बिहेवियर वक्ती तौर पे चेंज नहीं होता बल्कि परमानेंट चेंज की तरफ जाता है। देन देयर इज़ बिहेवियरल इंजीनियरिंग, यानी आप बिहेवियर्स को मोल्ड करने के लिए, बिहेवियर को डिज़ाइन करने के लिए, बिहेवियर को चेंज करने के लिए, बिहेवियर को प्रॉम्प्ट करने के लिए, सो देयर आर सो मैनी थिंग्स, सो मैनी टेक्निक्स दैट यू आर यूजिंग इन दिस एंड दैट इज़ कॉल्ड बिहेवियरल इंजीनियरिंग। अब डिफरेंस क्या है? जब हम ABA में बिहेवियर को डिफ़ाइन कर रहे हैं तो उसका थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि हम ABA में वो उस चीज़ को बिहेवियर काउंट करेंगे दैट इज़ मेजरेबल। देखें, कोई भी ऐसा बिहेवियर जो कि आपके रूटीन को, आपकी पर्सनैलिटी को, आपकी लिविंग को, आपकी जो कॉमन रूटीन के वर्क हैं उनको डिस्टर्ब नहीं करता, वो अनयूजुअल नहीं होता। ABC ऑफ ABA। द फर्स्ट वन इज़ एंटीसीडेंट, B फॉर बिहेवियर एंड C फॉर कॉन्सिक्वेंसेस। तो ये सारी जो ABA की गेम है ना, ये इन तीन चीज़ों के ऊपर चल रही है। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज का जो हमारा सेशन है ये बहुत इंटरेस्टिंग इस लिहाज से है कि इसमें जिन लोगों का इंटरेस्ट साइकोलॉजी से है, स्पेशल एजुकेशन से है, काउंसलिंग से है, बिहेवियर मॉडिफिकेशन से है, या इवन के ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के लोग भी जो ये चाहते हैं या जिनका किसी भी तरह से ह्यूमन बिहेवियर के साथ इंटरेक्शन होता है, उनके लिए बहुत यूज़फुल है। तो हमारा एक जो सीरीज़ सेशन चल रहे हैं तालीम मुमकिन प्लाटिनियम के, जिसमें हम आपको फ्रॉम सेल्फ एक्चुअलाइजेशन टू प्रोफेशनलिज्म की तरफ लेके जा रहे हैं, उसमें हमने ये कोशिश की कि आपको कुछ ऐसे प्रैक्टिकल टेक्निक्स और प्रोसीजर्स की तरफ लेके जाएं जो आपके प्रोफेशन के लिहाज से आपके लिए यूज़फुल हों। तो इन्हीं सीरीज़ में आपको पहले कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी से भी आपका इंट्रोडक्शन हुआ, एक हमने IEP पे भी सेशन किया। सो आई थॉट कि आज जो है वो अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस के ऊपर बात की जाए। सो अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस जो है, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन यूज टेक्निक अमंग साइकोलॉजिस्ट्स, टीचर्स, बिहेवियर एनालिस्ट्स फॉर बिहेवियर मॉडिफिकेशन और बिहेवियर इम्प्रूवमेंट। सो हैव यू एवर हर्ड अबाउट दैट टेक्निक बिफोर? क्या आपके जहन में आता है जब आप बिहेवियर्स की बात करते हैं और ख़ास तौर पे एनालिसिस की बात करें और फिर उसमें अप्लाइड का लफ्ज़ भी आ जाए? क्योंकि बिहेवियर के साथ तो आपका काफ़ी इंटरेक्शन हो चुका है ना कि बिहेवियर क्या है और किस तरह से आप लोगों ने काफ़ी टेक्निक्स इसके ऊपर देखी भी हैं और पढ़ी भी हैं। हम आज के सेशन में सीखेंगे क्या क्या चीज़ें होंगी जो हम लर्न करेंगे। द फर्स्ट वन इज़ इंट्रोडक्शन टू ABA, राइट। वैसे तो ABA का नाम चूँकि आपने सुना है, आपकी फ़ील्ड है, यू आर फ्रॉम साइकोलॉजी एंड स्पेशल एजुकेशन, लेकिन इसकी तफसील थोड़ी सी इस लिहाज से कि डिटेल में जो कि इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, इसको बेसिक डिफ़ाइन करने के लिए जो कंपोनेंट्स हैं वो क्या हो सकते हैं, उनके बारे में हम जानेंगे। इसके साथ साथ इसके प्रिंसिपल्स, वो कौन से ऐसे कवानीन हैं, बेसिक असूल हैं जिनके ऊपर ABA काम करता है। देन डायमेंशंस, किन किन डायमेंशंस में हम ABA यूज़ कर सकते हैं। एंड देन द मोस्ट कॉमन यूज्ड फ्रेज़ फॉर ABA इज़ ABC ऑफ ABA, यानी आप ये समझ लीजिए कि आपने उसकी इब्तिदा कैसे करनी है। वैसे तो ये एक बहुत लेंथी प्रोसीजर है टू लर्न, अगर आप इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। इवन के हमारे यहाँ तो अभी इसमें कुछ काम हुआ है
जो हमारे साइकोलॉजी डिपार्टमेंट या स्पेशल डिपार्टमेंट्स हैं यूनिवर्सिटीज़ में, उनमें चंद कोर्सेज़ के हवाले से या सर्टिफिकेशन के हवाले से इसके ऊपर काम किया जाता है। लेकिन दुनिया भर में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जहाँ पे इसमें इवन डिग्रीज़ भी दी जाती हैं, यानी पूरी 2 इयर्स का जो डिग्री प्लान है और डिप्लोमा प्रोग्राम्स भी इवन फॉर 1 ईयर और 10 मंथ्स, वो भी ABA के ऊपर काम कर रहे होते हैं। सो देयर आर सो मैनी थिंग्स रिलेटेड टू दिस, लेकिन हम आज उसका तारुफी से एक सेशन जो है वो लेंगे। सो व्हेन वी टॉक अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ ABA, यानी हम इसको कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं। इसकी एप्लीकेशन अगर हम देखते हैं तो इसकी एप्लीकेशन के लिए द फर्स्ट वन इज़ लाइक एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है, यानी जहाँ पे भी एजुकेशन से रिलेटेड कोई काम हो रहा है। अब देखें, जब मैंने ये बात की कि बिहेवियर, और बिहेवियर का क्या है, उसका डायरेक्ट रिलेशन है ह्यूमन बींग्स के साथ, ठीक है, वेयर एवर द ह्यूमन बींग्स आर, जहाँ भी ह्यूमन बींग्स हैं और जहाँ पे भी आपको ह्यूमन बींग्स के बिहेवियर्स के साथ इंटरेक्ट करना पड़ता है। ऑल्दो जब हम कॉमन एक बात करें तो हमारे जहन में ये आता है कि जो एजुकेशनल सेटअप है उसका मकसद सिर्फ पढ़ाना है, लर्निंग है, द मेन फोकस इज़ लर्निंग। बट व्हाट हैपन्स इन लर्निंग, लर्निंग के लिए जो एक बेसिक चीज़ है जो आपको बहुत ज़्यादा जिस पे समझने की या अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत पड़ती है, यानी आपकी लर्निंग तब तक इफेक्टिव नहीं हो सकती या आप लर्निंग प्रोसेस में तब तक इफेक्टिवली इन्वॉल्व नहीं हो सकते जब तक कि आपका बिहेवियर जो है वो अप्रोप्रिएट नहीं होगा। और यू कैन से तब तक आप लर्निंग के लिए तैयार नहीं हो सकते व्हेन यू आर नॉट रेडी फॉर लर्निंग। नॉट रेडी फॉर लर्निंग मीन्स कि आपके बिहेवियर्स जो हैं दे आर नॉट सेटल्ड, दे आर नॉट काम, दे आर नॉट एक्टिव, or they are not respondent for that learning process. So the educational environments, wherever it is, like can be school, college, university or any other. So then is business management, right? So business भी जो है, अब इसमें जो HR departments काम कर रहे हैं, so HR departments की trainings जहाँ जहाँ पे भी होती हैं उसमें एक बहुत जो है बेसिक कंपोनेंट जो है वो बिहेवियर मॉडिफिकेशंस के ऊपर या बिहेवियर चैलेंजेस जो भी आते हैं कंपनीज़ को, उनके ऊपर जो है वो काम किए जाने लग गया। क्योंकि एक वक्त ये ख्याल किया जाता था कि फिटेस्ट का जो कॉन्सेप्ट था कि फिट द पर्सन हु इज़ फिट फॉर एवरीथिंग ही इज़ द यूज़फुल वन। लेकिन अब इस चीज़ को रियलाइज़ किया जाने लगा है कि बहुत सारी जहाँ पे किसी बंदे के अंदर एबिलिटीज़ होती हैं या स्किल्स होती हैं किसी ख़ास डोमेन में, किसी ख़ास बिज़नेस की प्रोग्रेस के लिए, वहाँ हो सकता है कि उसके साथ कोई बिहेवियर के चैलेंजेस अटैच हों। तो उन बिहेवियर्स को हम लीव आउट नहीं कर सकते, बजाय इसके कि आप उस इंसान को लीव आउट करें, यानी आप उस इंसान को उसकी किसी एक बिहेवियर की वजह से आप उसको छोड़ दें या उसको कंपनी से निकाल दें। इट्स बेटर कि वो इतना स्किल्ड है तो आप उसके उस बिहेवियर पे काम करके या उसको इम्प्रूव करके बेहतर करके आप अपनी कंपनी के लिए यूज़ कर सकें। सो इस तरह से ट्रीटिंग एडिक्शन मीन्स जो किसी भी तरह से किसी भी एडिक्शन का शिकार लोग होते हैं उनके लिए यूज़ हो सकता है। गैम्बलिंग एंड क्राइम, कोई भी क्राइम, अब देखें क्राइम बहुत तरह से होते हैं ना। जब हम क्राइम की बात करते हैं तो हमारे जहन में सिर्फ यही आता है खुदा न खास्ता किसी ने किसी का मर्डर कर दिया तो वही क्राइम हो सकता है। क्राइम की बहुत छोटी छोटी सी फॉर्म्स भी होती हैं जो कि इनिशियल स्टेजेस पे स्टार्ट होती हैं, यानी झूठ से हम आमतौर पे कहते हैं कि झूठ बोलने से शुरू होती हैं सारी चीज़ें, और फिर छोटी छोटी चोरी करना, राइट, स्नैचिंग करना, कुछ भी इस तरह की चीज़ें। और ये ज़रूरी नहीं है कि वो जो जिनके ऊपर हम टैग लगा देते हैं कि ये लोग क्रिमिनल्स हैं वही क्राइम में इन्वॉल्व होते हैं। अगर हम अपनी सोसाइटी में ये छोटे छोटे से जो क्राइम्स इनिशियल स्टेजेस पे बच्चे करना शुरू कर देते हैं घरों में या फिर स्कूल्स में या कंपनीज़ में भी, इवन उनको डील करना बहुत ज़रूरी है, उनको अटेंड करना उस टाइम पे बहुत ज़रूरी है। आप पढ़ के देख लीजिए, जितनी भी आपको ये हिस्ट्री मिलेगी, जो भी सीरियल क्रिमिनल्स होते हैं या फिर किसी भी किस्म के जो ऐसे क्रिमिनल्स जो वाकई ही में कोई ऐसा क्राइम कमिट करते हैं, उनके पीछे यही साइकोलॉजी होती है कि जब वो इनिशियल स्टेज पे होते हैं अपनी क्राइम की तो उन्हें कोई लुक आफ्टर नहीं करता, वहाँ उन्हें कोई स्टॉप नहीं करता, जिसकी वजह से वो सारी चीज़ें फिर उनकी एग्जैजरेट करती हैं। देन हेल्थ एंड फिटनेस, चिल्ड्रन विद ऑटिज़म, चिल्ड्रन डिसेबिलिटीज़ के हवाले से जो है वो स्पेशली एंड स्पेसिफिकली विद ऑटिज़म, यानी जहाँ पे भी आपको बिहेवियर्स के साथ काम करना पड़ेगा वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। रिड्यूसिंग कंजम्पशन, यानी रिड्यूस करने के लिए कोई भी एक बिहेवियर जो कि बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी में आपको नज़र आ रहा हो और अनवांटेड बिहेवियर हो, आप उसको रिडक्शन के लिए आप ये स्ट्रेटजी यूज़ कर सकते हैं। देन पॉजिटिव बिहेवियर सपोर्ट, यानी जो पॉजिटिव बिहेवियर्स हैं, देर आर सम नेगेटिव बिहेवियर्स एंड देर आर सम पॉजिटिव बिहेवियर्स। अभी जब हम मज़ीद डिटेल में जाएंगे तो हम देखेंगे भी, और ये आपकी ऑब्जर्वेशन में भी होगा कि बिहेवियर्स जो हैं वो हर तरह के होते हैं ना। तो नेगेटिव बिहेवियर्स को रिड्यूस करने के लिए और पॉजिटिव बिहेवियर्स को सपोर्ट करने के लिए, यानी आप उनको ज़्यादा बेहतर तरीके से जब सपोर्ट करते हैं
तो वो फिर बच्चों को या किसी भी ऐसे इंसान को जो कि पॉजिटिव बिहेवियर में इन्वॉल्व होता है उसको इनकरेजमेंट मिलती है। जैसे आमतौर पे हमारी सोसाइटी में कहा जाता है मैंने ये अच्छा काम कर लिया तो मुझे क्या सिला मिल गया, ठीक है, क्या फ़र्क पड़ता है, मेरे और उसमें क्या फ़र्क है। लेकिन हमारा काम क्या है कि हम ऐसे बिहेवियर्स को सपोर्ट करें, ठीक है, उसको हम रीइंफोर्समेंट दें, उसको हम पॉजिटिव एनर्जी दें कि येस यू कैन डू इट, बिकॉज ये पॉजिटिव जो बिहेवियर्स होते हैं वो अगर चंद लोग भी कर रहे हों तो वो एग्जाम्पलरी होते हैं सोसाइटी के लिए और यूज़फुल होते हैं। सो समटाइम्स हमारे यहाँ तो इसका बहुत ज़्यादा रिवाज नहीं है, लेकिन इंटरनेशनली इसको यूज़ किया जाता है रेस्क्यू एनिमल ट्रेनिंग्स के लिए भी, यानी इवन एनिमल्स के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है। अगर मैं आपको बिहेवियरल साइंसेस के थोड़ी सी हिस्ट्री में लेके जाऊँ तो आप किसी एक बिहेवियरिस्ट का नाम बता सकते हैं जिसने बिहेवियर पे काम किया हुआ है? यस, ठीक है। तो आपको फिर ये भी अंदाज़ा होगा कि जो BF स्किनर की इब्तदाई एक्सपेरिमेंट्स थे वो किसके ऊपर थे? एनिमल्स के ऊपर थे, ठीक है ना। यानी उसने एनिमल्स की जो साइकोलॉजी है उससे स्टार्ट करते हुए वो इस तरफ लेके आया कि जो बिहेवियर्स हैं, अगर एनिमल्स के बिहेवियर्स को मॉडिफाई किया जा सकता है कंडीशनिंग के ज़रिए, तो जो ह्यूमन बींग्स हैं उसके बिहेवियर्स को भी किया जा सकता है। सो हम बाज़ का जब हम बिहेवियरिज्म की बात करते हैं तो उसमें हम ये भी कहते हैं कि जो फादर ऑफ बिहेवियरिज्म है दैट इज़ BF स्किनर। ओके, लेट्स टॉक अबाउट सम मिथ्स। मैं असल में ये सारा सिनेरियो आपके पास सामने इसलिए रखना चाहती हूँ बिफोर डिफाइनिंग अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस के एक आपको थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट पता चल जाए और हम वो सारे मिथ्स ब्रेक कर सकें जिसके बारे में आमतौर पे प्रोफेशनल्स को नहीं पता होता। तो सबसे पहली चीज़ ये कि हम ये सोचते हैं कि दैट ABA लैक्स एम्पिरिकल सपोर्ट। जैसे हमने लास्ट टाइम कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी देखी थी, ठीक है। कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी जो है वो ऑल्दो दैट इज़ आल्सो यूज़फुल टेक्निक, लेकिन उसका एक जो थोड़ी सी कमी है उसमें जिसको ये पूरा करता है वो ये है कि ये एम्पेरिकल बेस्ड है, एविडेंस बेस्ड है, रिसर्च बेस्ड चीज़ें इसके ऊपर होती हैं, यानी इसको पीछे रिसर्च सपोर्ट कर रही होती है ABA को। तो इट्स नॉट लाइक दैट अदर टेक्निक्स। सो द अदर थिंग इज़ टीचेस किड्स टू डू थिंग्स बट नॉट हाउ और वाई। अच्छा, अब ये हमारे जहन में आता है कि बच्चों को ये बताया जाता है कि आपने करना क्या है, लेकिन कैसे करना है और क्यों करना है ये शायद इस टेक्निक का हिस्सा नहीं है। लेकिन जब हम डिटेल में इन चीज़ों को देखेंगे, शायद आज के लेक्चर में तो ये सब कुछ मुकम्मल ना हो सके, लेकिन नेक्स्ट कमिंग लेक्चर्स में तो आप ये देखेंगे कि हम उसमें ये सारी चीज़ें उन्हें बता रहे होते हैं कि आपकी जो बिहेवियर को आपने चेंज करना है उसकी रीज़न क्या है। अच्छा, इसका फ़ायदा क्या होता है? इसका फ़ायदा ये होता है कि जब आप उसको रीज़न और लॉजिक के साथ चीज़ें बताते हैं तो वो बिहेवियर वक्ती तौर पे चेंज नहीं होता बल्कि परमानेंट चेंज की तरफ जाता है। तो आप ये भी कह सकते हैं कि जो ABA का एक पर्पस है वो ये भी है कि परमानेंट चेंज फॉर दैट बिहेवियर को इंश्योर किया जाए, कोशिश की जाए कि वो जो बिहेवियर है उसके अंदर परमानेंट चेंज लाया जाए। सो देयर इज़ अनदर मिथ अबाउट दैट इज़ फॉर ट्रेनिंग एनिमल्स और ओनली किड्स विद ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, ठीक है। एक ये भी मिथ पाई जाती है कि सिर्फ शायद एनिमल्स या जो जिनसे बहुत ज़्यादा बिहेवियर के मसाइल हों शायद उनके लिए ये ऐसा नहीं है। सो देयर इज़ अनदर मिथ दैट यूजेस फूड एंड टॉयज टू ब्राइब किड्स टू बिहेव, ठीक है। यानी एक इसमें ये ख्याल किया जाता है, जो आपने रीइंफोर्समेंट पढ़ी होंगी, ठीक है, तो उसमें ये ख्याल किया जाता है कि शायद ये बच्चों को ब्राइब क्या, रिश्वत दे के, ठीक है जी, मैं आपको एक कॉइन दूंगी, मैं आपको कैंडी मिलेगी तो आप इसको चेंज कर लें। तो ये कुछ लोग इसके बारे में ये ख्याल करते हैं कि शायद हम ये किसी तरह से उनको एक इस चीज़ के लिए आदी बनाते हैं कि एवरी टाइम यू विल गेट अ रिवॉर्ड देन यू विल डू इट। तो बच्चे जो हैं या वो एनिमल्स जो हैं वो इस चीज़ के आदी हो जाते हैं कि उन्हें कोई रिवॉर्ड मिलेगा तो ही वो चेंज होगा, यानी एसोसिएट कर दिया जाता है बिहेवियर चेंज को विद द रिवॉर्ड। ऐसा भी नहीं है, ये भी एक इसकी क्लियर मिथ है जिसको हम देखेंगे तो वो ब्रेक होती हुई आपको नज़र आएगी। देन टीचेस किड्स टू बी रोबोट। एक ख्याल ये किया जाता है कि शायद हम इस तरह से उन्हें बता रहे हैं कि वो कोई रोबोट्स बन रहे हैं, ऐसा भी नहीं है। सो ABA is only for young children. This is also a myth. This is all for all. Sometimes we feel that it occurs at a table with one adult and one child. यानी एक ये ख्याल किया जाता है कि शायद ये कोई ऐसी टेक्निक है जैसे हम बहुत सारे जब हम अप्लाई कर रहे होते हैं तो ये सोचते हैं कि ये 1-to-1 टेबल के ऊपर बैठ के सिर्फ टेक्निक अप्लाई होती है, इसके अलावा ये टेक्निक अप्लाई नहीं हो सकती है। सो देयर इज़ अनदर वन दैट इट इज़ बेस्ड ऑन पनिशमेंट, कि शायद ये इसका तल्लुक जो है वो पनिशमेंट के साथ भी है। पनिशमेंट क्या है? जैसे आपने कुछ टेक्निक्स देखी होंगी कि आई विल गिव यू अ कॉर्नर सीट, ठीक है, यू आर नॉट अलाउड टू सिट फॉर 5 minutes, यू आर गोइंग टू गेट आउट ऑफ द गेम for next 2 days, you are not allowed to come to school,
राइट. सो ये समटाइम्स चीज़ें हैं, लेकिन इसको ये समझा जाता है कि शायद ये पनिशमेंट के साथ अटैच है. इट इज़ एक्चुअली नॉट. दैट इज़ अ काइंड ऑफ जिसे हम कहते हैं नेगेटिव रीइंफोर्समेंट. ठीक है. सो देयर इज़ अनदर मिथ दैट इट इज़ फॉर एड्रेसिंग प्रॉब्लम बिहेवियर एंड नॉट फॉर टीचिंग न्यू स्किल्स. ठीक है. यानी ABA के लिए हमारे जहन में समटाइम्स ये भी ख्याल आता है कि ये शायद हम सिर्फ प्रॉब्लमेटिक स्किल्स को एड्रेस करने के लिए कर रहे हैं. यानी अगर कोई किसी बच्चे के बिहेवियर में कोई प्रॉब्लम है तो वहाँ हम उसको ये एड्रेस कर रहे हैं, और कोई नई स्किल सिखाने के लिए ABA यूज़ नहीं किया जा सकता. लेकिन इसके ऑपोजिट है. ABA जो है वो उसके जैसे हमने देखा कि वो रिड्यूस करता है टू नेगेटिव बिहेवियर्स एंड सपोर्ट्स फॉर द पॉजिटिव बिहेवियर्स एंड इवन फॉर द न्यू स्किल्स टू लर्न. सो लेट्स स्टार्ट नाउ. अब मेरे ख्याल में थोड़ी सी चीज़ों के बाद हम ये समझने की कोशिश कर सकते हैं कि अगर वो सब चीज़ें नहीं हैं तो फिर ABA है क्या, राइट. सो द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर इज़ दैट इट इज़ अ साइंटिफिक डिसिप्लिन एंड एविडेंस बेस्ड अप्रोच फॉर बिहेवियर, राइट. यानी ये सारी चीज़ें जो हैं साल हर साल की साइंटिफिक अप्रोच के ऊपर बेस्ड है. देन देयर इज़ बिहेवियरल इंजीनियरिंग. इंजीनियरिंग समझते हैं ना क्या होती है. तो दिस इज़ अ बिहेवियरल इंजीनियरिंग. यानी आप बिहेवियर्स को मोल्ड करने के लिए, बिहेवियर को डिज़ाइन करने के लिए, बिहेवियर को चेंज करने के लिए, बिहेवियर को रिड्यूस, उसके इफ़ेक्ट्स को रिड्यूस करने के लिए, बिहेवियर को प्रॉम्प्ट करने के लिए. सो देयर आर सो मैनी थिंग्स, सो मैनी टेक्निक्स दैट यू आर यूजिंग इन दिस, एंड दैट इज़ कॉल्ड बिहेवियरल इंजीनियरिंग. देन इट्स अ बिहेवियर एनालिसिस, द साइंस ऑफ बिहेवियर चेंज, जैसे हमने पहले बात की. और फिर हम मज़ीद थोड़ा सा इसको स्पेसिफाई करते जाएँ तो बिहेवियर एनालिसिस द स्टडी ऑफ फंक्शनल रिलेशंस बिटवीन बिहेवियर एंड एनवायरमेंटल इवेंट्स. यानी आप ये कह सकते हैं कि किस चीज़ की दो चीज़ें इसमें आपके सामने नज़र आ रही हैं. एक क्या है, फंक्शनल रिलेशंस, और फंक्शनल रिलेशंस किसके दरमियान है, बिहेवियर और एनवायरमेंटल इवेंट्स. ठीक है. एनवायरमेंट में जो इवेंट्स होने जा रहे हैं और उन इवेंट्स का जो इंटरेक्शन है विद दैट बिहेवियर, उसकी जो स्टडी है दैट इज़ बेसिकली ABA. यानी ऐसा नहीं है कि हम फ़ौरन से बच्चे के बिहेवियर के ऊपर काम शुरू कर देते हैं, बल्कि हमने जैसे कहा कि एविडेंस बेस्ड है, रिसर्च बेस्ड है, तो हम उसकी पहले कॉजेज़ को कलेक्ट करने की कोशिश करते हैं. हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि एनवायरनमेंट में ऐसे कौन से ट्रिगर्स हैं जो कि उसको इस चीज़ के लिए फोर्स करते हैं कि वो ऐसा बिहेवियर जो है वो प्रोड्यूस करे. तो इसी वजह से ये इतनी सक्सेसफुल है कि हम जब एक्सट्रीम बिहेवियर प्रॉब्लम्स के साथ भी जो बच्चे हैं, जैसे ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के बच्चे हैं, उनको भी जब हम इसके साथ ट्रीट करते हैं तो इट इज़ यूज़फुल फॉर दैम एज वेल. सो द मेन फोकस ऑफ बिहेवियर एनालिसिस हाउ एंड वाई बिहेवियर चेंजेस. ठीक है. यानी हम बिहेवियर को चेंज करने से पहले, बिहेवियर के ऊपर काम करने से पहले उसकी रीज़न को जानने की कोशिश करते हैं कि ऐसा आखिर ये बिहेवियर में जो चेंज आ रहा है उसकी रीज़न क्या है. ठीक है. और मोस्ट ऑफ द टाइम्स द रीज़न इज़ एनवायरनमेंट, राइट. तो वो एनवायरमेंटल चेंजेस को सब रीड करते हैं, स्टडी करते हैं, और उसके मुताबिक फिर बिहेवियर्स के लिए डिज़ाइन करते हैं कि इसके बिहेवियर में क्या मॉडिफिकेशन ला सकते हैं, इसके बिहेवियर को किस तरह से चेंज कर सकते हैं. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड 3 कॉन्सेप्ट्स इन दिस. ठीक है. अगर आप इन 3 कॉन्सेप्ट्स को आप प्रिंसिपल समझ लीजिए, 3 बेसिक कॉन्सेप्ट्स समझ लीजिए जो कि ABA से रिलेटेड हैं, आप इसको समझ लेते हैं तो आप इसको प्रैक्टिस करने में, और इसको सबसे पहले तो अंडरस्टैंड करने में आसानी होगी. फिर आप जब इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो वो सक्सेसफुल प्रैक्टिशनर के तौर पे सामने आएंगे. सो फर्स्ट थिंग इज़ फंक्शनल रिलेशंस. ठीक है. द सेकेंड थिंग इज़ बिहेवियर, एंड द थर्ड थिंग इज़ एनवायरमेंटल इवेंट्स. फंक्शनल बिहेवियर्स, फंक्शनल रिलेशन जैसे मैंने बात की थी कि ये बेसिकली इन दोनों के फंक्शंस को स्टडी करता है. अब इन दोनों का फंक्शनल रिलेशन कैसे सामने आता है, और अगर आप फंक्शनल रिलेशन को डिफ़ाइन करते हैं, सो इट्स लाइक अ टेंडेंसी फॉर एवरीवन टू फॉर द इवेंट टू वेरी इन ए रेगुलर वे विद वन और मोर अदर देन इवेंट्स. यानी एक या एक से ज़्यादा इवेंट्स या 2 इवेंट्स का डिफरेंट तरह से जो रिलेशनशिप बनता है वो कैसे काम सामने आता है. सो इसकी सिंपल एग्जांपल ये है कि अगर आप ये कहते हैं कि x एक फैक्टर है और दूसरा फैक्टर y है. ठीक है. यानी x की वजह से y, फॉर एग्जांपल ये आप दरवाज़ा ऐसे तो नहीं खुलता ना, आपने उसको खोलने की कोशिश की, देन यू गेट एंटर, राइट. सो एक आपका बिहेवियर क्या था कि यू इंटेंडेड टू कम इनसाइड द रूम, और उसके लिए आपने डोर ओपन किया और आप अंदर आए हैं. ठीक है. सो इट मीन्स दैट देयर इज़ ए रिलेशनशिप बिटवीन 2 डिफरेंट
events or two different variables, right? So another example is this, that if I flick the light switch off, the rooms becomes dark. ठीक है, यानी अगर आप लाइट स्विच ऑफ करेंगे तो ही डार्कनेस होगी ना. इट मीन्स कि एवरी बिहेवियर हैपन्स ड्यू टू रीज़न. और एज एन एनालिस्ट आपका क्या काम है कि वो जो रीज़न है बिहाइंड दैट बिहेवियर, आपने या उसकी जो कॉज है आपने उसको आइडेंटिफाई करना है, उसको तलाश करने की कोशिश करनी है कि ऐसा क्यों हो रहा है. अगर आप ये जान लेते हैं तो आप उस प्रॉब्लम को फिक्स कर लेते हैं ना. ठीक है, अब फॉर एग्जांपल आपकी, अगर हम इसी लाइट की बात करते हैं तो आपकी एक लाइट एकदम से फ्लिक करती है, तो आप क्विकली 2-3 चीज़ें आपके सबसे पहले जहन में क्या आता है? अगर लाइट इस कमरे की बंद हो जाए आपके जहन में क्या आएगा? हाँ बताएं. लाइट चली गई है, वेरी नाइस, बिल्कुल यही आता है. ठीक है, यानी सबसे पहले आपके जहन में ये आता है कि लाइट चली गई है. अच्छा, अब आमतौर पे तो जैसे अब यहाँ अगर कोई सिस्टम ऐसा है, रूटीन ऐसी है, यानी जिसको आप कहते हैं स्केड्यूल्ड है ऐसा कि लाइट ने जाना है, तो आप कंफर्टेबल होकर बैठे रहते हैं. और अगर ऐसा नहीं है, यानी वो अनस्केड्यूल्ड गई है लाइट, तो फिर आपको फौरी तौर पे ख्याल आएगा कि देयर कुड बी सम अदर रीज़न, राइट. फिर आप उसको सोचेंगे कि क्या हमारा, क्या आती है दूसरी रीज़न? यस, वेरी नाइस, साथ वालों की आ रही है कि नहीं आ रही है. ठीक है, अच्छा, अब वो साथ वालों की लाइट नहीं आ रही, यानी आपको कभी भी ये पहले ख्याल नहीं आता कि शायद हमारे घर में कोई मसला हुआ हो. ठीक है, साथ वालों की लाइट आ रही है या नहीं आ रही है, जो बाहर से आपका मेन वो जिसको ट्रांसफार्मर कहते हैं, ठीक है, वो ठीक है या नहीं ठीक है. अच्छा, फिर वो जब आप 2-3 घरों से तसल्ली कर लेते हैं तो फिर यू गेट रिलैक्स कि अच्छा सबके साथ ही गई हुई है. ठीक है, और अगर नहीं है तो फिर आप अपना मेन बोर्ड या स्विच लास्ट में देखते हैं कि ये क्या है. तो इट्स बेसिकली आपका जो बिहेवियर चेंज है उसकी स्टडी भी सिमिलर टू दिस है कि अगर एक बिहेवियर हो रहा है तो आप उसकी कॉज को जानने की कोशिश करते हैं. ठीक है, और अगर तो कोई बिहेवियर की एक रीज़न आपको पता चल जाती है, खुदा ना खासा जैसे कोई डिसेबिलिटी की वजह से है, तो वो आपको पता होता है कि द थिंग बिहाइंड इज़ सम कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट. ठीक है, तो आप उसकी कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट को बैलेंस करने के लिए फिर जो भी इन्वायरमेंटल प्रोसीजर्स हैं वो करते हैं. एंड इफ़ दैट इज़ नॉट ड्यू टू दैट कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट, देन देयर मस्ट बी सम एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो कि उस बिहेवियर को कॉज कर रहे हैं. ठीक है, फिर आप उन बिहेवियर्स को स्टडी करने की कोशिश करते हैं, उन कॉजेज़ को, उस इन्वायरमेंटल रिलेशनशिप को स्टडी करने की कोशिश करते हैं. Okay, now let's talk about behavior. And behavior is, you know, this is one of the most common word to study in the sciences or the psychology or the persons or all those fields in which human beings are related. ठीक है, क्योंकि हमारी बहुत सारी सब चीज़ें जो बिहेवियर के साथ चल रही होती हैं. तो बिहेवियर सिंपली अगर हम कहें कि बिहेवियर क्या होता है, तो इट मीन्स क्या होता है? आप लोगों ने बिहेवियर को बहुत ज़्यादा स्टडी किया है भाई. क्या होता है बिहेवियर? एनीथिंग अ पर्सन डज, ऐसा ही है कि कुछ और भी है? एनी एक्शन और एनी रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस. ठीक है, अच्छा, अब ये 2-3 चीज़ें हैं जो जाहिर है जो कि बड़ी कॉमनली हम बिहेवियर को डिफ़ाइन करते हैं. लेकिन अब डिफरेंस क्या है, जब हम ABA में बिहेवियर को डिफ़ाइन कर रहे हैं तो उसका थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि हम ABA में वो उस चीज़ को बिहेवियर काउंट करेंगे दैट इज़ मेजरेबल, जो कि ऑब्जर्वेबल हो, जो कि मेजरेबल हो. ठीक है, दैट बिहेवियर विच इज़ मेजरेबल एंड ऑब्जर्वेबल, दैट वी काउंट अ बिहेवियर वाइल वी आर डीलिंग विद ABA, राइट. सो इसकी एग्जांपल देखिए कि हम ऐसे क्यों करते हैं. इफ़ अ ट्री फॉल्स इन अ फॉरेस्ट एंड नोबडी इज अराउंड, डज इट मेक अ साउंड? कैसे पता चला आपको? किसने देखा? कहते हैं ना जंगल में मोर नाचा, किसने देखा? भाई जंगल में 10 मोर नाचते रहे हैं, किसी को पता है कि मोर नाच रहा है? तो भाई अगर एक दरख्त फॉल करता है जो किसी ने सुना ही नहीं, तो कितने दरख्त गिरते रहे? हमें क्या पता, हमें क्या खबर? इट मीन्स कि हमने जब ट्रीट करना है उस किसी बिहेवियर को ABA में, तो वो हमारे लिए विजिबल होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए. ठीक है, और हमारे सामने उसकी अक्रेंस होनी चाहिए. सो ये चीज़ याद रखें कि आपने उस चीज़ को कहीं उस पर आप बिहेवियर मॉडिफिकेशन के लिए सोचना शुरू कर देना जो चीज़ आपके सामने नहीं है. इस पे फील्ड से हट के, स्पेशली बच्चों से हट के जिस तरह हम काम करते हैं, अगर हम इस तरह करने लग जाएं तो हमारे अंदर इतना स्टैमिना नहीं है कि हम उस चीज़ को फिर बर्दाश्त कर सकें. इस चीज़ की अगर हम बात करें
अगर बिहेवियर को हम एनालाइज करना शुरू कर दें इर्द गिर्द रिश्तेदारों में, दोस्तों में, तो फिर हाँ, सो इट्स नेचुरल ना, इट्स नेचुरल कि आप उन्हीं चीज़ों को फोकस करते हैं जो कि आपके सामने हो रही होती हैं, रिलेटेड हो रही होती हैं, ठीक है। यानी एक दरख्त जो आपके घर में अगर कोई लगा हुआ है वो खुदा ना खास्ता गिर जाता है तो देखें आपको उसका कितना दुख होता है, या आप उसके बारे में सोचते हैं या फील करते हैं। अब जंगल में आए दिन टहनियाँ टूटती होंगी, आए दिन दरख्त गिरते होंगे, नए भी निकलते होंगे, ठीक है, तो किसी को उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यानी नोबडी इज़ देयर फॉर दैट, किसी का उससे कोई रिलेशनशिप नहीं है, क्योंकि वो उसके लिए बेमायनी है, बेमकसद है। यानी चीज़ें आपके लिए तभी बामकसद होती हैं जब वो आपसे रिलेटेड हों, आपके सामने हों, आप उन्हें इस्तेमाल, वरना दुनिया में कितने लोग हैं। आप इसकी मिसाल ऐसे ले लीजिए कि दुनिया में लाखों हज़ारों लोग हैं, ठीक है, लेकिन आपके लिए आपकी ज़िंदगी में अहमियत रखने वाले चंद लोग होते हैं, ठीक है। यानी आप यू कैन काउंट ऑन योर फिंगर्स दोज पर्सनस हु आर इम्पॉर्टेंट फॉर यू इन योर लाइफ। सिमिलरली जब हम मॉडिफिकेशंस की या थेरेपीज़ की बात करते हैं और ख़ास तौर पे ABA की बात करें तो ABA में सबसे पहला असूल क्या है, फिर आपने याद रखना कि बिहेवियर वो है जो कि ऑब्जर्वेबल है, जो कि मेजरेबल है, राइट। अच्छा जी, समथिंग मोर अबाउट बिहेवियर। अगर हम मज़ीद थोड़ा सा इसको स्पेसिफाई करें, क्योंकि देखें अब हम जब काम करना है किसी चीज़ बिहेवियर के ऊपर तो हमें उसको स्पेसिफाई भी करना है कि वो क्या हो सकता है, राइट। अब वो अगर हम बात कर रहे हैं बिहेवियर की और हम ये कहते हैं कि वो चीज़ें जो हमारे अराउंड हो रही हैं, तो व्हाट अबाउट थिंकिंग एंड फीलिंग्स, डू यू थिंक दैट दे काउंट इन बिहेवियर? थिंकिंग और फीलिंग्स जो हैं दैट आर काउंटेड इन बिहेवियर? तो इट मीन्स दैट आर बिहेवियर। Who one agrees? No, don't try. It's all right. ओके, जब हमने पहले बात की थी कि वो चीज़ जो कि ऑब्जर्वेबल है, जो कि मेजरेबल है, दैट इज़ बिहेवियर। अब बताएं फीलिंग और जो ये है थिंकिंग है, इज़ इट ऑब्जर्वेबल? इट इज़ मोर यू कैन से सब्जेक्टिव, ठीक है। यानी अब मेरे दिमाग में इस टाइम क्या चल रहा है, कैन यू टेल मी दैट व्हाट आई एम थिंकिंग? जैसे मैं ये सोच रही हूँ आज दो लोगों ने एक जैसे ग्रीन कलर्स पहने हुए हैं, आपने तो किसी ने नहीं सोचा होगा, है ना। सो व्हाट इज़ द रीज़न? इसका मतलब है कि हम थिंकिंग और जो फीलिंग से रिलेटेड चीज़ें हैं हम उनको बिहेवियर्स में काउंट नहीं करते, ठीक है। और ख़ास तौर पे जब हम इस टेक्निक की बात करें तो उसमें हमने वही चीज़ें लेके आनी हैं जो कि ऑब्जर्वेबल हैं या मेजरेबल हैं। सो किसी के बिहेवियर के बाद जो फीलिंग्स आती हैं उनको किस चीज़ में? वो फीलिंग्स हैं, दोज आर नॉट बिहेवियर्स, वो इमोशंस हैं आपके, वो फीलिंग्स हैं। हमने एक इस पे किया था लेक्चर मेरा ख्याल है इमोशनल उसके ऊपर, हीलिंग के ऊपर भी, तो उसमें हमने बहुत डिटेल में इमोशंस को और सब चीज़ों को देखा था। सो एनीथिंग दैट हैपन्स आफ्टर दैट बिहेवियर जो कि आप सोच रहे होंगे वो आपकी सब्जेक्टिविटी है, ठीक है। यानी वो आपकी सब्जेक्टिव थिंकिंग है, दैट कैन नॉट आई कैन नॉट रीड। जैसे आप कहते हैं ना, तुम्हें क्या पता मेरे पे क्या बीत रही है, उसी पे वही जानता है जिस पे गुजर रही होती है, ठीक है ना। तो वो क्या है, वो थिंकिंग है, दैट इज़ नॉट काउंटेड इन बिहेवियर। लेकिन अगर आपने थ्रश करके इसको थप्पड़ दिया हो गुस्से में, ठीक है, तो वो उसको याद रहेगा। गुस्से में आप खुद कितना एंगर में चीख रहे हैं, चला रहे हैं, ठीक है, वो शायद उसको किसी को इतना याद नहीं रहेगा क्योंकि वो उसकी अपनी पर्सनल यानी थिंकिंग थी, अपना पर्सनल था। लेकिन अगर उसने उस गुस्से में आके एक थप्पड़ किसी को मार दिया है या कोई एक गाली दे दी है किसी दूसरे को, तो वो उसका बिहेवियर काउंट होगा, ठीक है, जो कि उसने कर दिया। लेकिन वो जब तक उसके अपने अंदर है, दैट इज़ नॉट काउंटेड इन दैट बिहेवियर। ओके, सो टॉकिंग मोर अबाउट बिहेवियर, ये चीज़ें तो आपको पता होंगी, पहले भी आपने देखी होंगी कि जो बिहेवियर्स हैं वो दो तरह के होते हैं। द वन इज़ ओवर्ट बिहेवियर एंड वन इज़ कवर्ट। सो व्हाट इज़ ओवर्ट? जो कि बाय समवन। एंड व्हाट अबाउट कवर्ट बिहेवियर? जो कि ऑब्जर्वेबल ना हो, ठीक है। जैसे कि देखें, अगर आप यू आर ब्रशिंग योर टीथ, दैट इज़ ए बिहेवियर, ठीक है, दैट इज़ नॉट रिलेटेड टू। अगर आप किसी के सामने कर रहे हैं तो वो हो सकता है वो किसी के लिए मेजरेबल हो कि आपने ब्रश किस तरह से लगाया, पेस्ट कैसे लगाई, ब्रश उस पर कैसे किया, ठीक है। और अगर आप सामने नहीं करते हैं तो दैट इज़ यस
Okay, then there are two more things that we need to understand about behavior. One is respondent behavior. एंड इसको आप ये कह सकते हैं कि ये मोस्टली जो है वो मतलब हम इसको कंडक्ट कर रहे होते हैं, लेकिन दिस इज़ नॉट टू द रिस्पॉन्स ऑफ एनी एक्सटर्नल फैक्टर. ठीक है, ये हमारे अंदर से जो, जिसको आप रिफ्लेक्सिव भी कहते हैं. ठीक है, रिफ्लेक्सिव बिहेवियर्स होते हैं ना हमारे, यानी जिसके लिए एक्सटर्नल कोई ज़रूरत नहीं होती है, सच एज ब्लिंकिंग ऑफ आई. ठीक है, एंगर है, फियर है, हार्ट रेट है आपका, वो आपकी किसी इंटरनल रीज़न की वजह से जो है वो आपके सामने आ रहा होता है वो बिहेवियर. ठीक है, यानी आपकी हार्ट बीट एकदम से तेज़ हो गई है, आपकी आइज़ ब्लिंक करती हैं, बल्कि हार्ट बीट तो आपकी रेगुलेटरी है ना, यानी उसको अगर वो रूटीन में भी चल रही है तो वो आपका एक रिफ्लेक्सिव बिहेवियर है. राइट. अच्छा, हमारा जो मकसद है या हमारा जो काम है ABA का, वो किस बिहेवियर के साथ है? दैट इज़ रिलेटेड टू ऑपरेंट बिहेवियर. ठीक है, ऑपरेंट बिहेवियर क्या है? दैट इज़ रेडिली इन्फ्लुएंस्ड बाय इवेंट्स दैट फॉलो इट. ठीक है, जो कि किसी वाक़या के होने की वजह से हमारे सामने होते हैं, जिसमें एनवायरमेंटल फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं. फॉर एग्जांपल, इफ़ यू पिक्ड अप अ हॉट आयरन, देन द बिहेवियर ऑफ पिकिंग अप द हॉट आयरन एंड बर्निंग योर सेल्फ विल अफेक्ट द प्रोबेबिलिटी ऑफ रिपीटिंग दैट बिहेवियर. ठीक है, यानी आपने ये जो चीज़ सीखी कि अगर आप गर्म इस्त्री उठाएंगे तो आपको नुकसान पहुंच सकता है, आप जल सकते हैं. ठीक है, तो ये जो बिहेवियर है, दिस इज़ द बिहेवियर जिसको हम कहते हैं ऑपरेंट बिहेवियर. ठीक है, इस बिहेवियर के ऊपर बेसिकली ABA जो है वो फोकस करता है. सो समटाइम्स हमारे जो कुछ ऐसे बिहेवियर्स होते हैं जो हमें नज़र आ रहा होता है कि हमारे लिए नुकसानदेह हो सकते हैं, लेकिन हम फिर भी वो कर गुजरते हैं. ठीक है, तो उसमें मसला क्या है? उसमें मसला ये है कि या तो हमारी फीलिंग्स या हमारे इमोशंस इतने हाई वे होते हैं कि वो हमें इजाज़त नहीं दे रहे होते अपने ऊपर कंट्रोल करने के, या अगेन देयर कुड बी सम कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट, जो कि हमें ये इस काबिल ही नहीं हम होते कि हम अंडरस्टैंड कर सकें दैट दीज बिहेवियर्स आर लॉजिकल टू डू और नॉट. सो व्हाट इज़ द रोल ऑफ अप्लाइड बिहेवियर एनालिस्ट और थेरेपिस्ट? वो क्या करेगा कि वो ऑपरेंट बिहेवियर्स जो हैं उनके ऊपर काम करेगा. ठीक है, so operant behaviors include the majority of behaviors that we can think of, like behaviorists often talk about the respondent operant distinctions by saying that respondent's behavior is elicited, यानी no choice, यानी sometimes आपके पास कोई choice नहीं होती है तो वो कहते हैं कि हमारे पास कोई choice ही नहीं है तो हमने ये कर दिया. ठीक है, और sometimes you do it by choice. right? तो दोनों सूरतों में जो ऐसे behaviors किए जाते हैं उनको आप operant behavior कहते हैं. So let's टेस्ट ourselves. अभी हमने जो बात की सारी, उसमें ये आपके सामने कुछ हैं एक्शंस कह लें, बिहेवियर्स कह लें, या सब तो बिहेवियर्स नहीं है इसमें से, लेकिन हमारी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि बिहेवियर्स में फॉल करती हैं और कुछ नहीं करती हैं. सो यू हैव 30 seconds टू एनलिस्ट. आप इसको एनलिस्ट कर लीजिए. इनमें से कुछ ऐसे हैं जो बिहेवियर्स हैं और कुछ जो हैं वो बिहेवियर्स नहीं हैं. इसमें मैं बोल के बता देती हूँ. crying, anxious, happy, frustrated, mad, hitting, spitting, rocking, laughing. अब इसमें से आप बताइए कि कौन सी ऐसे actions हैं that we count into behavior and there are some or few that we can't count in behavior. Okay, let's see. ऐसा ही है कि कोई चेंज भी है? अगर हो भी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता. वी आर जस्ट इन अ लर्निंग प्रोसेस, राइट? सो बिहेवियर्स लाइक क्राइंग, स्पिटिंग, हिटिंग, रॉकिंग एंड लाफिंग, जैसे हमने दो असूल बताए थे, दैट वी कैन मेयर एंड दैट वी कैन ऑब्जर्व, राइट? अब ये मैडनेस, एंशियसनेस, हैप्पी होना, एजिटेटेड होना, फ्रस्ट्रेटेड होना, ऑल्दो वी कैन ऑब्जर्व इट, हम इसको देख सकते हैं, बट वी कैन नॉट मेयर दीज. लेकिन हम इनको मेयर नहीं कर सकते हैं. क्यों? क्योंकि हमें क्या पता कोई मैड है तो कितना मैड है, कोई हैप्पी है तो कितना हैप्पी है, राइट? लेकिन अब मैडनेस में अगर कोई स्पिटिंग करे, ठीक है, दैट वी कैन काउंट कि इसने एक दफ़ा स्पिट किया है, इसने फलां जगह पे स्पिट किया है, ठीक है, तो दैट इज़ ए बिहेवियर जो कि उसने इस मैडनेस में अगर हम किया. इसी तरह से हिटिंग है, रॉकिंग है, दैट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ बिहेवियर, जो कि आप जिसको भी बहुत अच्छी तरीके से आप काउंट कर सकते हैं, आप उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, इवन आप उसके ऊपर फिर काम भी कर सकते हैं. अब लाफिंग जो है, दैट इज़ ऑल्सो जी रॉकिंग,
वो कभी आपने देखा है बच्चे ऐसे चेयर पे बैठ के तो ऐसे ऐसे करके झूले लेते हैं, ठीक है, दिस इज़ काइंड ऑफ रॉकिंग, ठीक है, कुछ भी रॉक कर सकते हैं आप, टांग है, कुछ लोगों को वैसे भी ऐसे ऐसे करने की आदत होती है, लेकिन दिस इज़, हाँ, हिलने की आदत होती है, कई लोग हिल हिल के जब तक सबक ना याद करें तो सबक नहीं याद होता, ठीक है। सो दिस आर समथिंग, देखें कोई भी ऐसा बिहेवियर जो कि आपके रूटीन को, आपकी पर्सनैलिटी को, आपकी लिविंग को, आपकी जो कॉमन रूटीन के वर्क हैं उनको डिस्टर्ब नहीं करता, वो अनयूजुअल नहीं होता, ठीक है। लेकिन कोई भी ऐसी चीज़, देखिए अब जैसे लाफिंग हम बात करते हैं, लाफिंग इज़ वेरी क्वाइट नॉर्मल, अगर आप उसको एक नॉर्मल रेंज में रहते हुए आप हंसते हैं, खाते हैं, पीते हैं, रोते हैं, जो भी आप कर रहे हैं, दैट इज़ वेरी नॉर्मल। लेकिन अगर आप लाफिंग हर वक्त लाफिंग करते रहते हैं तो दैट इट मीन्स दैट इज़ समथिंग रॉन्ग, यानी आप उस चीज़ के ऊपर भी लाफ करते हैं, दैट इज़ नॉट रियली नीडेड टू। तो इसका मतलब है कोई भी ऐसा बिहेवियर जो कि एवरेज की रेंज से बाहर निकल जाता है, या कम हो या ज़्यादा हो, दैट इज़ रियली डिस्टर्बिंग बिहेवियर एंड दैट नीड्स वर्क टू डू ऑन दैट। ओके जी, अब हमारा दूसरा क्या फैक्टर था, एनवायरमेंटल, राइट, सॉरी थर्ड। हमने 3 चीज़ें देखी थी, द फर्स्ट वन वाज फंक्शनल रिलेशंस, second is behavior, and the third factor is environmental events, and this is one of the most important factor as well, क्योंकि इसकी वजह से आप सारे behavior को बना रहे होते हैं या बिगाड़ रहे होते हैं। सो रिमेंबर आवर डेफिनेशन ऑफ बिहेवियर एनालिसिस, जिसमें हमने बात की कि इट्स रिलेशनशिप बिटवीन बिहेवियर एंड एनवायरमेंटल इवेंट्स। सो इन बिहेवियर एनालिसिस वी वर लुकिंग फॉर इंफॉर्मेटिव रिलेशनशिप्स बिटवीन आवर बिहेवियर्स, और वो बिहेवियर्स कौन कौन से थे, रिस्पोंडेंट, operant, covert and overt, and the final thing is environmental. So an environmental event refers to any event in a person's environment that can be observed, right? Again वही बात कि हम उस environmental event को count करेंगे that is observable। वही वाली example जिसमें हमने पहले कहा कि एक किसी जगह पे ऐसा कोई मसला हो गया जो कि आपने कभी किसी ने देखा ही नहीं, किसी के उसमें इन्फॉर्मेशन में नहीं आया, तो उसके ऊपर आप कैसे कहेंगे कि आप ये कोई इन्वायरमेंटल इवेंट हुआ था, ठीक है ना। लाखों पत्थर जो है वो रोज़ पहाड़ के ऊपर से, कितने पहाड़ों के ऊपर से गिरते होंगे, बट वी नेवर काउंट दैम, क्योंकि वो किसी के लिए ना तो कोई किसी ने उनको देखा होता है, ना ही उनकी वजह से कोई भी नुकसान हुआ होता है। लेकिन अगर कोई ऐसा पत्थर या ऐसा ग्लेशियर मेल्ट होता है और किसी रोड के ऊपर आता है तो वो काउंट करते हैं हम उस इवेंट को कि ये ऐसा कोई मसला हो गया, राइट। सो behavior analysts are interested in the effects of events in the external environment or the behavior, ठीक है। यानी external means जो कि outer है, internal क्या है, जो कि आपके emotions और feelings से related है। तो हमारा जो काम है इसमें ABA में वो ज़्यादा आपके external environment से related है। So most environmental events can be thought of as falling into 2 categories. The one is antecedents and the other is consequences. So antecedents are those environmental events that occur before a behavior, and consequences are those that occurs after that behavior, ठीक है। यानी antecedents में वो तमाम चीज़ें आ जाएंगी, वो triggers आ जाएंगे जो कि behavior से पहले हो रहे होते हैं, right। यानी कौन सी ऐसी चीज़ें cause बनी उस behavior को होने के लिए, right, और behavior के होने के बाद क्या result आया, that is consequences। अच्छा, आम तौर पे हम क्या करते हैं जब हम ये सोचते हैं कि हमने किसी के उसको चेंज करना है या इम्प्रूव करना है, तो हमारा फोकस होता है इसके ऊपर ज़्यादा, ठीक है। हम ये समझते हैं कि हम इसके होने से पहले, बिहेवियर के अकर होने से पहले वाले जो इवेंट्स हैं उनको हम कंट्रोल करेंगे तो बिहेवियर बेहतर हो जाएगा। बट दिस टेक्निक्स ऑल्सो फोकसेस ऑन कॉन्सिक्वेंसेस। उसकी वजह क्या है, वो कहते हैं कि अगर आप, जैसे ये कहा जाता है ना कि अगर आपको किसी चीज़ का रिवॉर्ड मिल जाता है तो आपके लिए वो चीज़ हमेशा याद रहती है, ठीक है। तो इस जो ये साइंस है या ये थेरेपी जो है ये फोकस करती है बहुत ज़्यादा कॉन्सिक्वेंसेस के ऊपर भी। यानी अगर बच्चे को या किसी भी बड़े को जिसके भी साथ आप ये अप्लाई कर रहे हैं स्ट्रेटजी, उसको आप इसके कॉन्सिक्वेंसेस बता दें। जैसे अब अगर हम वो फर्स्ट स्लाइड को याद करें जिसमें हमने मिथ्स की बात की थी, जिसमें हमने कहा था कि ये इस चीज़ पे भी फोकस करता है कि वाई एंड हाउ, ठीक है, कि वाई, जब आपको कोई चीज़ वाई का जवाब मिल जाए ना तो आपके लिए काम करना बहुत आसान हो जाता है, ठीक है, कि आप ये काम क्यों करने जा रहे हैं, इससे आपको क्या मिलने वाला है। नॉर्मल ह्यूमन साइकोलॉजी है, आप किसी भी काम के लिए तैयार हो जाते हैं जब आपको ये पता चलता है कि इसकी वजह से हमें कोई बेहतर रिवॉर्ड मिलेगा। सो दिस साइकोलॉजी डील्स विद दैट कॉन्सिक्वेंसेज
नॉट ओनली द इंसिडेंट्स बल्कि जो कि कॉन्सिक्वेंसेज हैं उसके ऊपर भी। सो यहाँ तक हमें क्लियर हो गया दैट वी टॉक अबाउट 3 different principles or 3 components that really need to work on ABA. And now talk about ABC of ABA. ठीक है? So ABC, the first one is antecedent, B for behavior and C for consequences. तो ये सारी जो ABA की गेम है ना, ये इन 3 चीज़ों के ऊपर चल रही है। ठीक है? यानी जो सारा हमारा प्रोसीजर है ABA का, इन 3 चीज़ों के ऊपर हमारा फोकस है एज एन एनालिस्ट। यानी फर्स्ट वी नीड टू नो द इवेंट्स और इंटरेक्शंस दैट हैपन बिफोर द बिहेवियर अकर्स, देन वी नीड टू फोकस ऑन द बिहेवियर, यानी इसकी वजह से जो बिहेवियर अकर होता है, और बिहेवियर क्या है अगेन, दैट इज़ ऑब्जर्वेबल एंड दैट इज़ मेजरेबल। ये आपने इसमें बार बार याद, मैं इसलिए करवा रही हूँ कि आपको पता हो, ये ना हो कि आप हर बिहेवियर कोड क्या कहेंगे जो हम इसकी मॉडिफिकेशन और इसकी मैनेजमेंट, इस पर हम एनालिसिस शुरू कर देते हैं। देन द थर्ड वन इज़ कॉन्सिक्वेंसेज, राइट, कि इन बिहेवियर्स के बाद क्या कॉन्सिक्वेंसेज आते हैं, व्हाट हैपन्स, यानी क्या कुछ अच्छा होता है या बुरा होता है। अच्छा, कुछ जैसे नेगेटिव बिहेवियर्स होते हैं उसके बाद कुछ लोगों को दे फील सेटिस्फाइड। ठीक है, अब ये लोग क्यों ऐसी हरकतें कर जाते हैं, किसी को तंग करने से पता है ना, बच्चे किसी ने तंग किया उसको तो उसके बाद वो बड़ा खुश होता है, उसको पूछते क्या होता है तुम्हें, कहते मुझे बड़ी खुशी महसूस होती है, यानी वो सेटिस्फाइड फील करता है ना। अच्छा, अब उसको ये समझाने और बताने की ज़रूरत है कि आप जब किसी को इस तरह टीज़ करते हैं तो उसकी वजह से आप तो इंटरनली, ऐसे लोगों को हम टॉक्सिक पीपल कहते हैं ना, जो मतलब दूसरों को तकलीफ दे के दे फील सेटिस्फाइड, या किसी को प्रेशराइज़ करके, किसी की इंसल्ट करके दे फील वेरी गुड कि हमने कोई बहुत बड़ा कारनामा किया है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि वो जो कॉन्सिक्वेंस ऑफ दैट बिहेवियर था उसके लिए और तरह से है, लेकिन बाकी लोगों के लिए किसी और तरह से है। तो इट मीन्स कि हमें उसके कॉन्सिक्वेंस को फोकस करने की ज़रूरत है, ठीक करने की ज़रूरत है। अगर हम उसको ठीक करते हैं तो और कितने लोगों का, यानी वो अक्सर ऐसे होता है ना, एक महफिल में एक बंदे की वजह से वो सारी महफिल डिस्टर्ब हो जाती है। ठीक है, यानी वो एक बंदा कोई ऐसी बात कर देता है, कोई ऐसी हरकत कर देता है कि वो सारे लोगों के लिए शर्मिंदगी का बाइस हो जाती है। तो इट मीन्स कि आपका एक बिहेवियर कई लोगों के लिए जो है वो नुकसान का बाइस भी हो सकता है और कई लोगों के लिए फ़ायदे का बाइस भी हो सकता है। तो इट मीन्स दैट वी रियली नीड टू फोकस ऑन द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ बिहेवियर्स, राइट। सो दिस इज़ अ सिंपल दैट यू नीड टू नो एंड लर्न अबाउट द ABC ऑफ ABA, दैट इज़ antecedents, behavior and then consequences. ओके, अच्छा, अब ये 3 चीज़ें तो इम्पॉर्टेंट हैं। अब एक इसमें आती है हमारी लर्निंग हिस्ट्री, यानी जब आपके पास कोई भी क्लाइंट है जिसके ऊपर आपने बिहेवियर एनालिसिस अप्लाई करना है, तो आप तो ये करेंगे ना कि आपने उस जब आने वाले फ्यूचर में जो होने वाली चीज़ें आप उनको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, आप उन पे फोकस करेंगे, लेकिन उससे पहले एक उसकी हिस्ट्री थी जिसके साथ वो सारी चीज़ें करता हुआ आ रहा था। तो आपको वो जानना बहुत ज़रूरी है, यानी आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि वो उन चीज़ों के साथ उसकी लर्निंग हुई हुई है ना, अटैचमेंट्स हुई हुई, वो चीज़ें उसकी पुख्ता हुई हुई हैं। तो इट मीन्स के इसके अंदर आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते, आपने उसको भी फोकस करना है, उस लर्निंग हिस्ट्री को भी। तो वो लर्निंग हिस्ट्री क्या है, दैट कैन अफेक्ट ऑल द एंटीसीडेंट्स एंड कॉन्सिक्वेंसेज। लेकिन वो सारी की सारी जो प्रीवियस या पास्ट के उसके एक्शंस थे, वो किस तरह से आप प्रिडिक्ट करेंगे कि उनकी बेसिस के ऊपर इसके नेक्स्ट जो होने वाले या आने वाले टाइम में ये बिहेवियर्स कंडक्ट करेगा, उसको आप किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं, इसकी आखिर पीछे लर्निंग्स क्या हैं। जैसे आप कहते हैं ना, इसका एनवायरनमेंट कैसे रहा हुआ है, इसने किस तरह के माहौल में इसकी परवरिश हुई हुई है, इसके साथ क्या सलूक होता रहा है। ठीक है, वो सारी चीज़ें आप उसको काउंट करेंगे फॉर योर फ्यूचर प्लान्स। सो लर्निंग हिस्ट्री, ऑल द एनवायरमेंटल इवेंट्स that have affected the person's behavior up to the present, right? So you need to understand and know about those all events that happened in the past, so that are also very important. अच्छा जी, अब हम to conclude जो सारे हमने बेसिक्स इसके अंडरस्टैंड किए ABA के, उसके बाद अब हम ABA को अगर डिफ़ाइन करते हैं तो हम ये कह सकते हैं that it is an attempt to solve behavior problems by providing antecedents and or consequences that change behavior. ठीक है जी, अब ये सारी जो इसमें ये चीज़ें लिखी हुई हैं, अब ये मेरे ख्याल में आपको अंडरस्टैंड करना बहुत आसान है। अगर हम इब्तिदा यहाँ से करते तो आपको वो समझना मुश्किल थी। अब आपके लिए बड़ी क्लियर 2-3 चीज़ें इसके अंदर जो की वर्ड्स अगर मैं आपसे पूछूँ तो वो आप क्या मुझे बताएंगे?
और कैसे करना है ये रिलेशनशिप क्या है, किसका किसके साथ है? ऑन व्हाट यू वांट टू वर्क? यू वांट टू वर्क ऑन बिहेवियर बाय changing environmental events, right? So there is also a difference that you need to understand between behavior analysis and applied behavior analysis, right? So behavior analysis in simple word is concerned with understanding how environmental events change behavior. ठीक है, यानी आप इसमें क्या करें, आप कहते हैं ना अगर आप किसी की बिहेवियर को एनालाइज करें, इसमें आप कुछ भी उसको चेंज नहीं कर रहे, बल्कि आप सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्व कर रहे हैं, आप वो चीज़ें नोट डाउन कर रहे हैं जो कि उस बिहेवियर के साथ रिलेटेड हैं, उस खास किस्म के एनवायरनमेंट में कोई बिहेवियर कंडक्ट कर रहा है, ठीक है, दैट इज़ बिहेवियर एनालिसिस, राइट? यानी आप उसकी सिर्फ ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं, आप उसको नोट डाउन कर रहे हैं, आप उसके ऊपर कोई काम नहीं कर रहे। लेकिन अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस क्या है? दैट इज़ यूजिंग एनवायरमेंटल इवेंट्स टू चेंज बिहेवियर इन डिज़ायरेबल वेज, ठीक है। यानी अब इसके अंदर आपने बेसिकली वो तमाम एनवायरमेंटल इवेंट्स को यूज़ करना है, क्रिएट करना है अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ दैट डिज़ायरेबल बिहेवियर, और उसके ऊपर काम करते हुए आपने उसको चेंज करना है। सो 7 डायमेंशंस ऑफ ABA, ये मुझे बड़ी मेरी फेवरेट एक पिक्चर है जो कि इसकी डायमेंशंस को डिस्क्राइब करती है। मैं अक्सर यही यूज़ करती हूँ जब मैं इसको बताती भी हूँ तो। So if you start your journey for ABA, तो the first dimension is applied, right? Applied का मतलब क्या है? Applied का मतलब ये है कि जो भी चीज़ आप इस तरह से उसको आप यूज़ करें that can make a difference, ठीक है, यानी उसका इफ़ेक्ट जो है वो इस तरह से हो कि वो किसी चीज़ में कोई डिफरेंस क्रिएट कर सके, यानी उसको चेंज कर सके, उसके अंदर ये एबिलिटी हो that can change that behavior. So the second one is behavioral, right? Behavior means focus on observable and measurable behaviors, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है analytical. Analytical क्या है? That you have to prove the relationships between behavior and the environment. यानी reasoning के साथ आपको ये चीज़ प्रूव करनी है कि इस environment की वजह से, event की वजह से ये वाला behavior जो है वो conduct हो रहा है, ठीक है। यानी विदाउट एनालिसिस आप जो है वो काम शुरू नहीं कर सकते। सो द फोर्थ वन इज़ टेक्नोलॉजिकल। टेक्नोलॉजिकल का मतलब ये है कि टेक्नोलॉजी क्या होती है? दैट इज़ वेरी रिलेटेबल, जिसको आप क्लियरली डिफ़ाइन कर सकें, यानी जिसमें से आप एक चीज़ निकालते हैं तो वो बाकी सारी चीज़ें उसकी डिस्टर्ब हो जाती हैं, ठीक है। यानी एवरी कंपोनेंट इज़ इंटर रिलेटेड, राइट? यानी वो सीक्वेंस होता है और एवरी कंपोनेंट इज इंटर रिलेटेड। यानी जैसे अब ये माइक्रोफोन का सिस्टम है, आप इसमें से कोई एक पार्ट निकाल देंगे तो वो यूजेबल नहीं रहेगा, चाहे वो उसकी बैटरी निकाल दें, चाहे आप उसका स्पीकर निकाल दें, तो इट मीन्स कि वो सारे का सारा डिस्टर्ब हो गया। सो इसी तरह से ये भी जो है ABA जो है दैट इज़ ऑल्सो टेक्नोलॉजिकल, यानी इसका मतलब ये है कि इसमें सिस्टमेटिकली आपको चीज़ों को लेके चलना पड़ता है। So conceptually systematic, it means that it related procedures to behavioral principles, यानी जो behavior के principles हैं आप उनके साथ relate करते हुए ही आप apply करेंगे। Then effective, effective means that these techniques results in socially significant change, ठीक है, मतलब आपको एक visible change उसके behavior में नज़र आता है, जिसको हम sometimes ये भी claim करते हैं कि that change should be permanent, ठीक है। यानी इसमें हमारा फोकस ये होता है कि हमने उसको फॉर द टाइम बीइंग चेंज नहीं करना है, बल्कि उसको इस तरह से लेके जाना है कि उसके अंदर वो परमानेंट चेंज आए। अब दिस इज़ अ डिफ़िकल्ट टास्क समहाउ, ये इतना आसान नहीं है बिहेवियर को चेंज करना, यानी हम कह तो देते हैं। अब यही वजह है कि जब हम क्लिनिकल मॉडल में रख के ट्रेनिंग्स करते हैं तो वो वक्ती फ़ायदा देती हैं। आप में से जो लोग ख़ास तौर पे जिनका कोई एक्सपोजर होगा या एक्सपीरियंस होगा बिहेवियर इश्यूज़ के साथ, बच्चों के साथ काम, जैसे ऑटिज़म के बच्चे हैं या कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट के साथ जो बच्चे हैं जिनका कोई बिहेवियर का इशू है, जब आप उन्हें ख़ास तरह की एक सेटिंग में, यानी आप स्कूल्स में वो बच्चे आते हैं तो उनके लिए ख़ास एनवायरनमेंट है, ख़ास सेटिंग है, ख़ास तरह कमरा बनाया हुआ है, उसके अंदर वही चीज़ें रखी हुई हैं जो कि उनके इस्तेमाल की हैं, जो उनको डिस्ट्रैक्ट नहीं करती हैं। अब वहाँ पे उनको आप ट्रेन करा रहे हैं, सेशंस दे रहे हैं, आप देखते हैं 2-3 सेशंस के बाद बच्चा इंप्रूव होना शुरू हो जाता है और अच्छे रिजल्ट्स देना शुरू हो जाता है। अच्छा, वही काम, वही टास्क जब आप उसको घर में जाके करवाते हैं या उस स्कूल के उस ख़ास कमरे में से निकल के आप दूसरी क्लासरूम में ले जाकर करवाते हैं, तो वो आपको ज़ीरो रिजल्ट्स देता है।
इसका मतलब ये है कि आपको उन सारे इन्वायरमेंट्स को इस तरह से क्रिएट करना है कि आप उस इन्वायरमेंट में उसको फिक्स ना रहने दें, एंड दैट इज़ रियली अ डिफ़िकल्ट टास्क, अ चैलेंजिंग टास्क. सो यू नीड टू बी रियली साइंटिफिक इन दैट अप्रोच कि आप किसी भी चीज़ को आप जो है ना वो छोड़ नहीं सकते कि आप उसको लुक इनटू ना करें. सो द लास्ट थिंग इज़ जनरलिटी. सो रिजल्ट्स आर ड्यूरेबल एंड लॉन्ग लास्टिंग. जनरलिटी का मतलब वही है जो अभी इसने क्वेश्चन किया कि आप उसको एक सेटिंग में रख के तो वो चीज़ें आपको रिजल्ट्स आ रही होती हैं, लेकिन जब आप उसको उसमें से बाहर निकालते हैं तो क्या वो बाकी जगहों पे भी उसी तरह से बिहेव करता है या उसी तरह से उसके रिजल्ट्स या आउटकम्स आते हैं. सो दिस इज़ जस्ट वेरी ब्रीफ इंट्रो फॉर दीज डायमेंशंस, लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ें और हैं जो हमें जानने की ज़रूरत है. सो व्हाट आई एम गोइंग टू लेफ्ट फॉर यू, वी माइट टेक chance to have a discussion on these in future sessions, or you can read by yourself. There are some common techniques that we do in ABA. ठीक है, so you can say that it's your take home work कि आप इसको देखें कि कौन सी टेक्निक्स हैं, and most of them you are using like reinforcement, like picture exchange communication system, and like पॉजिटिव reinforcement, नेगेटिव reinforcement, ये सारी चीज़ें आप इसमें टेक्निक्स यूज़ कर रहे होते हैं. सो थैंक यू वेरी मच, एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क.